नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, पिछले सेशन में हमने पाषाण काल और उसके एमसीक्यू यहाँ तक कवर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसा कि जानते हैं सब लोग, ये दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी और उसके समकालीन अगर देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में मस्तूरियन संस्कृति, ये उसके समकालीन सभ्यताएं थी। परंतु कोई भी इतनी विकसित सभ्यता नहीं थी जितनी की सिंधु सभ्यता। तो आखिर में भारत में इतनी विकसित नगरीय सभ्यता का उद्भव इतने प्राचीन समय में हुआ कैसे? इतिहासकारों के बीच में ये मतभेद का विषय था। किसी ने बोला कि ये मेसोपोटामिया से विस्तृत होके ये सभ्यता विकसित हुई है। किसी ने कहा कि नहीं, ये स्वदेशी उद्भव ही है, ये आर्यों से जो वैदिक काल के आर्य हैं, इन्हीं के पूर्वजों से ही सभ्यता विकसित हुई है। कुछ इतिहासकारों ने, जैसे रोमिला थापर हैं, अमलानंद घोष हैं, इन सब का कहना था कि जो इसके पूर्व में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी, जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में, सोथी क्षेत्र में, इन सब से ही विकसित होकर जब यहाँ पे कृषि अधिशेष की अधिकता बढ़ी तो अन्य गतिविधियां बढ़ने से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला और एक बड़ी नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। तो इतिहासकारों में इन सारे मतभेदों के बाद जो सबसे सर्वमान्य मत निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि इसकी पूर्व की जो ग्रामीण ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी, कुल्लीनाल, आमरी, कोटदीजी, जो कि मेहरगढ़, बलूचिस्तान और इन क्षेत्रों में पहले से चली आ रही थी, इन्हीं के यहाँ पे जब कृषि अधिशेष के बाद अन्य गतिविधियां बढ़ी, व्यापार वाणिज्य, एक दूसरे से ये स्थल आपस में कनेक्ट हुए। उसके अलावा स्थल मार्ग के अलावा ये सामुद्रिक मार्ग से इनके व्यापार जब विदेशी विदेशों से भी बढ़े तो व्यापार वाणिज्य के इस व्यापक विकास ने नगरीय सभ्यता को जन्म दिया। तो ये, हालांकि इसके उद्भव के जो टॉपिक हैं डिटेल में हम लोग जब मेंस के लिए कक्षा करेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको देखेंगे, इनका प्रसार क्षेत्र देखेंगे, कहाँ पे किन स्थलों से किसकी प्राप्ति हुई है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है तो हड़प्पा से क्या मिला है। फिर संक्षिप्त में हम देखेंगे इनके पतन आखिर कैसे हुए, क्या कारण है, अलग अलग मत किसने क्या दिया है, इसको भी संक्षिप्त में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसका एक नाम सिंधु सभ्यता भी मिलता है। सिंधु सभ्यता जो नाम है वो सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया था हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला स्थल मिला था इस सभ्यता का, जिसकी पहली खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा की हुई थी, जिसके आधार पे इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खुदाई जो थी वो दयाराम साहनी ने की थी। देखते हैं हड़प्पा के बारे में। प्रारंभिक अवशेष एवं प्रमुख केंद्र सिंधु घाटी में पाए जाने के कारण सिंधु नदी घाटी सभ्यता अथवा सैंधो सभ्यता का प्रमुख केंद्र होने के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अगर कालक्रम की बात करें तो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने कालक्रम दिए हैं। जॉन मार्शल ने अलग कालक्रम निर्धारित किया है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय इतिहासकारों ने, अमलानंद घोष ने अलग इसका कालक्रम बताया है। लेकिन जो सबसे सर्वमान्य कालक्रम निर्धारित हुआ है वो कार्बन डेटिंग के आधार पर हुआ है। इसका जो माना जाता है पराकाष्ठा का काल, वो 2350 से 1750 ईस्वी माना जाता है। और जो इसका संपूर्ण काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, वो माना जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें ये जो काल है ये इस काल में सभ्यता अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो जाता है विभिन्न कारणों से। इसके जानकारी के स्रोत की अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोत, लिपियां हालांकि ये चित्राक्षर लिपियां हैं, पढ़ी नहीं जा सकी हैं, इसलिए बहुत सारे इनके प्रशासन, व्यवस्था, सामाजिक, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता है। फिर भी उन लिपियों पे बने चित्रों से हम काफी हद तक
कौन से वहां पे जीव जंतु पाए जाते थे, किन की वो पूजा करते थे, किन को आराध्य मानते थे, पशुपालन में किन जानवरों का पालन करते थे, इन सब के हद तक प्रमाण मिल जाते हैं लिपियों से। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की खोज की थी। इसका उल्लेख उन्होंने किया था, चार्ल्स मेसन ने, ये बहुत बार पूछा गया है। और 1857 में अलेक्जेंडर कनिंघम का ध्यान हड़प्पा पुरावशेषों की तरफ आकृष्ट हुआ। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम का ध्यान हड़प्पा पुरावशेषों की तरफ आकृष्ट हुआ था 1857 में। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया हड़प्पा का। जॉन मार्शल के ही निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कराया। 1922 में फिर देखेंगे राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन करा रहे हैं। तो इसकी जो विशेषताएं थी वो देख लेते हैं क्या क्या मिला है। ताम्र उपकरणों के स्थान पर तांबा प्लस टिन का प्रयोग। हालांकि इस सभ्यता में जो कांसे का प्रयोग हुआ है वो बहुत कम हुआ है। चूंकि तांबे और टिन को मिला के कांसे को पहली बार आविष्कृत किया गया, इसको बनाया गया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। परंतु ज्यादातर प्रयोग यहाँ पे पत्थर के उपकरणों का हुआ है या फिर तांबे का हुआ है। पहली नगरीय संस्कृति मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से अधिक विकसित, जैसा मैंने बताया। लगभग 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। अधिकांश बस्तियां जो हैं वो नदियों के किनारे हैं। जब उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, ये चीजें मैंने आपको शुरुआत में बता दी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख केंद्र इसके उभर कर आए। चूंकि लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं तो इनके शासक वर्ग का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है, परंतु जो व्यवस्था जिस तरह से दिखती है तो लगता है कि व्यापार वाणिज्य जितनी उन्नत अवस्था में था तो वो वर्ग प्रभावशाली होने की वजह से शासन प्रशासन भी उन्हीं के हाथ में रहा होगा, ऐसा कहना है इतिहासकारों का। लिपि कला, व्यापारी व पुरोहित वर्ग का उदय, ये विशेषता थी इसकी। काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे हड़प्पा के लोग, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न बन सकता है, बना भी है, कि किस तरह के मृदभांड का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। तो काले और लाल। मातृसत्तात्मक समाज था। उनके जो चित्र मिले हैं, जो मोहरें मिली हैं जिसपे कि किसी महिला के गर्भ से वृक्ष निकलता दिखाई दे रहा है, कहीं पे जो मृण मूर्तियां मिलती हैं, उन सब से ये उनकी अधिकता से अंदाजा लगता है कि ये एक मातृसत्तात्मक समाज था। मातृ देवी की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, बहुदेववादी समाज। अंतोष्टि यहां पे 3 तरह की दिखाई देती है, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, दाह संस्कार। पूर्ण समाधि और आंशिक समाधि में शवों को दफनाया जाता था, दाह संस्कार में उन्हें जला दिया जाता था। आंशिक समाधि में यह होता था कि पहले हम उन्हें जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे और उसके बाद जो अवशेष बचता था उसको दफना दिया जाता था, जो हड्डियां बच जाती थी। भौगोलिक विस्तार, अगर हम इसको ये देखिए, इसमें देखते हैं उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक। तो जो इसका सबसे उत्तरी स्थल है वो जम्मू और कश्मीर का मांडा है। जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के तट पर था। और सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है। बलूचिस्तान क्षेत्र में मकरान तट पर दाश्क नदी है यहां पे। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दायमाबाद जो है ये प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के तट पर था, जो कि गोदावरी की सहायक नदी थी। ये इसका सबसे दक्षिणी स्थल था। और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ये इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार था। जो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार था वो लगभग 2000 किलोमीटर था, 1400 इधर, 600 इधर। और जो इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार था वो 1400 किलोमीटर था।
तो अगर प्रश्न बने कि विस्तार इसका उत्तर दक्षिण में ज्यादा था या पूर्व पश्चिम में, तो ये ध्यान रखिएगा पूर्व से पश्चिम का जो इसका विस्तार था वो कम था और उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये ज्यादा था, ये 2000 किलोमीटर था लगभग। ठीक है, ये साइट्स में देख सकते हैं इनके क्षेत्र, ये बलूचिस्तान क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र है, ये बलोच, जहां पे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई प्रमुख तौर पे। इसका आकार त्रिभुजाकार माना जाता है। अगर इसके संपूर्ण क्षेत्र विस्तार को देखें तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार दिखाई देता है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 2 गुने क्षेत्र में विस्तृत है ये। अगर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से देखें इसका विस्तार तो लगभग 2 गुने क्षेत्र में है ये। प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र पे आते हैं इसके। इस इमेज के माध्यम से इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, प्रश्न बनते हैं। जैसे सोत्का को है, ये शादी कौर नदी के तट पे है, ये बलूचिस्तान क्षेत्र में था। सोत्का को, बलूचिस्तान। बनमाली सरस्वती नदी तट पर है, हरियाणा में स्थित स्थल था ये। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर था। सरस्वती तो अब ये इसका अस्तित्व तो नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि उस समय अस्तित्व था इस नदी का और ये उसी के तट पर था। लोथल भोगवा नदी के तट पर था ये बेसिकली भोगवा और साबरमती का संगम था। इसमें आके साबरमती नदी भी मिलती थी और उसी पर ये लोथल नगर स्थित है, जो कि अपने बंदरगाह जहाजी बेड़े के लिए जाना जाता था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था। मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद हड़प्पा जो है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्थल था। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था और मोहनजोदड़ो था ये सिंध प्रांत में था, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये पंजाब प्रांत में था। सुतकांगेडोर ये दास्क नदी के तट पर था। दास्क, दाश्क, ये भी बलूचिस्तान क्षेत्र में था। ठीक है। दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर था, ये गलत लिख दिया गया है यहां पे, प्रवरा नदी के तट पर था, महाराष्ट्र का स्थल था ये। मांडा चिनाब नदी के तट पर था, जम्मू एंड कश्मीर का स्थल था। आलमगीरपुर जैसा कि बताया था मैंने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्थल था, हिंडन नदी के तट पर। धौलावीरा मानसर व मनहर नदी के मध्य ये स्थित था। धौलावीरा जो था मानसर व मनहर नदी के तट पर धौलावीरा स्थित था। ये एक आयताकार नगर था। यहां से आप देखेंगे सुनामी के साक्ष्य भी मिलते हैं धौलावीरा से। कोटदीजी जो था ये सिंधु नदी के तट पर था। रंगपुर जो था ये मादर नदी के तट पर था। अभी एक एक करके हम इनको डिटेल में इनकी अवस्थिति और यहां इन स्थलों से क्या साक्ष्य मिले हैं उनको देखते हैं आगे। हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर। प्रश्न बनता है, पंजाब प्रांत में था, मांटगोमरी जिले में, रावी नदी के बाएं तट पर। यह भी प्रश्न बना है किस तट पर था ये, तो बाएं तट पर था रावी नदी के। 2 भाग मिलते हैं, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। आप हड़प्पा के ज्यादातर नगरों को देखेंगे तो वो 2 भागों में बटे हुए थे, जिसको एक बोलते थे पश्चिमी टीला, वो दुर्गीकृत होता था, चारों तरफ से कुछ ऐसा उसका वो होता था, और एक होता था पूर्वी टीला। पूर्वी टीला जो थी वो सामान्य मानव आवास की बस्तियां होती थी, मानव आवास की। और जो ये पश्चिमी टीला होता था, ये जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला
बेसिकली जो सार्वजनिक आवास होते थे, सरकारी आवास, जैसे जलाशय, अन्नागार, ठीक है, विशिष्ट प्रशासनिक वर्ग के लोगों के आवास, पुरोहित आवास, ये सारे पश्चिमी टीले में होते थे। ये थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था और ये दुर्गीकृत होता था। और जो इसका पूर्वी टीला होता था वो थोड़ा निचले स्तर पर होता था और ये आम लोगों के लिए होता था, आम आवास की बस्तियां होती थी इस पे। इस तरह से लगभग लगभग इसके नगर मिलते हैं। कुछ एक आध को अपवाद को छोड़ दिया जाए, जैसे लोथल है, तो लोथल वो संपूर्ण नगर एक ही उससे घिरा हुआ है, उसमें ऐसा विभाजन नहीं मिलता पूर्वी और पश्चिमी टीले का। या कुछ और नगर हैं जो कि अभी देखेंगे आगे, जो कि तीन भागों में बटे हुए थे। मोहनजोदाड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का भी टीला कहा जाता है। रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है इसे, रेगिस्तान का बगीचा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर। हड़प्पा कहां था? तो वो रावी नदी के बाएं तट पर था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर, ये ध्यान रखिएगा। ये लरकाना जिले में है। इसका जो उत्खनन है वो राखौल दास बनर्जी ने कराया था 1922 में। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन किया था। यहां से सभागार, पुरोहित आवास, अन्नागार मिलते हैं। सबसे बड़ा अन्नागार था जो यहां से मिला था। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, सूती कपड़े का साच, ये पूछा गया है। इसमें जितने पॉइंट देख रहे हैं सब पे प्रश्न बन चुका है। सभागार मिला था, पुरोहित आवास, अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, सूती कपड़े का साच, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, एक मुहर पर पशुपति की शिव के साच। यह माना जाता है कि शिव का सबसे आद्य रूप था। पशुपति के रूप में मूर्ति है जिसमें एक तरफ दाएं तरफ हाथी और बाघ है, तो बाएं तरफ भैंसा और गैंडा है उनके। पकी मिट्टी व फेयंस निर्मित तकलियां मिली हैं यहां से। नाव का चित्रयुक्त तो मुहर मिला है। मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की मूर्ति मिली है यहां से। तो ये महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यूनिकॉर्न वाले 2 चांदी के मुहर भी मिले हैं, चांदी के मुहर, यूनिकॉर्न वाले, ठीक। फजल अहमद खाने, कोटदीजी का, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है ये कोटदीजी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में सिंधु नदी के बाएं तट पर। इसके प्रमुख साक्ष्य जो हैं वो प्राक हड़क्का सभ्यता के अवशेष, पत्थर की चाकी, छादली पुष्पाकृति वाला मृदभांड, विशाल सुरक्षा प्राचीर। पत्थर की चाकी, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, छादली पुष्पाकृति वाला मृदभांड और विशाल सुरक्षा प्राचीर मिले हैं यहां से। ये देखिए, ये जो इसके सुरक्षा प्राचीर दिख रहे हैं, काफी ऊंचाई से इसके दुर्ग बनाए गए हैं, तो ये काफी विशाल होते थे जो कोटदीजी के सुरक्षा प्राचीर थे। लोथल, इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है या लघु मोहनजोदाड़ो। काफी बड़ा विकसित नगर था ये, बंदरगाह नगर था। अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर यह मिला था और इसका जो उत्खनन है वो एस.आर. राव साहब ने कराया था। पूर्वी भाग में पक्की ईंटों से निर्मित गोदीवाड़ा मिला है यहां पे। ये बहुत बार पूछा गया है, चर्चित प्रश्न बनता है इस पे कि बंदरगाह कहां से मिला था, तो वो लोथल से मिला था। चावल के साक्ष्य मिले हैं, रंगकुंड मिला है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, हाथी दांत का पैमाना मिला है यहां से, आटा चक्की व सीप का कारखाना मिला है, युग्मित सवाधान, ये ध्यान रखिएगा,
युग्मित समाधान पूछता है कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। ये सती प्रथा का संकेत माना जाता है, उसका साक्ष्य भी माना जाता है ये, कि शायद सती प्रथा भी प्रचलित रही हो, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं इस युग्मित समाधान से। अग्निवेदिका, सुई का साक्ष्य मिला है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के रूपांकन वाला मृदभांड मिला है, यह भी पूछा गया है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का रूपांकन कहां से मिलता है, तो लोथल से मिलता है। ये देखिए, इसका ये बंदरगाह था जहां पे बहुत सारी जहाज, व्यापारिक जहाज आकर रुका करते थे। चनहुदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो के दक्षिण पूर्व पर सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के दाएं तट पर था, चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर। मोहनजोदाड़ो भी सिंध प्रांत में था, चनहुदड़ो भी सिंध प्रांत में है। इससे आप लोग एक समानता स्थापित कर सकते हैं मोहनजोदाड़ो और चनहुदड़ो में, दोनों ही सिंध प्रांत में थे। सिंधु सभ्यता के पश्चात झूकर झाकर संस्कृति का विस्तार मिलता है यहां पे। जिन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का विस्तार उद्भव हुआ था, जब सिंधु सभ्यता का पतन होता है तो पतन के बाद फिर से वो अपने उसी ताम्र पाषाणिक संस्कृति ग्रामीण रूप में आ जाती है। तो झूकर झाकर संस्कृति जो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात दिखाई देती है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, उसका साक्ष्य यहां से मिलता है चनहुदड़ो से। इसका उत्खनन कराया था एनसी मजूमदार एवं मैके ने, दो लोगों ने मिलकर इसका उत्खनन कराया था। मनके बनाने का कारखाना मिला है यहां से। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। पकी मिट्टी की पाइप नुमा नालियां मिली हैं। काजल, कंघा, लिपस्टिक एवं उस्तुरा के साक्ष्य मिले हैं। इसे औद्योगिक नगर भी कहा जाता था, औद्योगिक नगर। इतने सारे यहां पे उद्योग थे, काजल, कंघा, लिपस्टिक सब बनाने के, इस वजह से इसे औद्योगिक नगर भी कहा जाता था चनहुदड़ो को। यहां पे किलेबंदी नहीं मिलती है, जैसे कि पूर्वी पश्चिमी टीले में जो पश्चिमी टीले की किलेबंदी होती थी, उस तरह की किलेबंदी यहां नहीं मिलती है। विभाजित तो है ये, पर किलेबंदी नहीं है, बहुत सामान्य बनावट। धौलावीरा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, गुजरात के कच्छ जिले के भुचाऊ तालिका में, 3 भागों में विभाजित, दुर्ग, मध्य एवं निचला नगर। सामान्यतः 2 भागों में विभाजित हैं सिंधु सभ्यता के नगर। लोथल था, मैंने बताया कि वो एक ही टीले से घिरा था संपूर्ण नगर, लेकिन धौलावीरा जो था ये 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य भाग एवं निचला नगर। गुजरात के नगरों को हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। जो गुजरात में, ऐसे देख लेते हैं इसको, गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले हैं, एक है खंभात की खाड़ी से जो मिले हैं, दूसरा है कच्छ के रण से मिले हैं। 2 क्षेत्रों से मिलते हैं। खंभात की खाड़ी से आपका मिला है रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, ये प्रमुख नगर हैं जो कि मिले हैं खंभात की खाड़ी से। रोजदी, ये भी। कच्छ के रण से जो मिले हैं वो है धौलावीरा, सुरकोटडा, ये महत्वपूर्ण नगर हैं जो कि धौलावीरा से, कच्छ के रण से मिले हैं। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, अभी आगे पढ़ेंगे इसके साक्ष्यों को, यहां इसकी विशेषताओं को। तो चूंकि ये कच्छ के रण में स्थित जो नगर थे, वहां पे जल की समस्याएं थी, नदियां नहीं थी, तो ये लोग अपने जल प्रबंधन को, जल संचय, बारिश के जल को संचय करने के लिए तालाबों का निर्माण करते थे। बड़े बड़े तालाब मिले हैं। जल प्रबंधन का उन्नत साक्ष्य मिलता है यहां से, धौलावीरा से। इसका उत्खनन जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने कराया था, धौलावीरा का।
सिंधुलिपि की बड़ी आकृतियों वाला सूचना पट्ट मिला है। यहां से सिंधुलिपि की बड़ी आकृतियों वाला सूचना पट्ट मिला है। स्टेडियम मिला है। श्रेणीबद्ध बांधों से निर्मित जलाशय मिला है। ठीक, श्रेणीबद्ध बांधों से निर्मित जलाशय, क्योंकि यहां पे जल की समस्या रहती थी तो ये लोग जल प्रबंधन विशेष रूप से करते थे। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट, बाएं तट पर है ये। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर कालीबंगा। उत्खनन अमलानंद घोष एवं बीबीलाल व बीके थापर ने कराया था इसका। अमलानंद घोष ने इसको खोजा था सबसे पहले, फिर बीबीलाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कराया। यहां से हवन कुंड, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है कालीबंगा से। कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिल रहा है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिल रहा है। प्रश्न बना है कि अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य, यह भी प्रश्न बना है। शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य, ये सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। बनमाली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर है ये बनमाली। यहां के एक और विशेषता है, सभी घरों से अग्निकुंड मिले हैं बनमाली में। लगभग सभी घरों में अग्निकुंड होते थे। इसका उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। अच्छे किस्म का जौ मिला है यहां से। तांबे का बाण, हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना। यह बहुत बार पूछा गया है कि हल की आकृति कहां से मिली है मिट्टी की, या हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना कहां से मिला है, तो वो बनमाली से मिला है। जल निकास प्रणाली का अभाव था यहां पे। यह एक ऐसा नगर था जहां पे जल निकास की उन्नत प्रणाली नहीं मिलती है। अदरवाइज हड़प्पा सभ्यता अपनी जल निकास प्रणाली के लिए जाना जाता है। ज्यादातर जो इसकी नालियां होती थी वो ढकी होती थी। कोई भी नाली ऐसी नहीं होती थी खुली होती थी, पक्की नालियां बनाई जाती थी। इस तरह से ईंटों से वो ढकी होती थी। जिप्सम, चूना, इन सब के इस्तेमाल किए जाते थे इसमें। और जो उसके कचरे होते थे उन सबको रोकने के लिए सोखते बने होते थे ऐसे, जिसमें कि कचरे एक जगह रुक जाते थे, फिर बाद में उनको निकाल दिया जाता था। वो जल के साथ बहते नहीं थे। इस तरह के सोखते बने होते थे। तो बहुत ही उन्नत जल प्रणाली मानी जाती है। परंतु बनवाली की जो जल निकासी प्रणाली थी वो उसका अभाव दिखता है। वहां पे जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती है अपवाद स्वरूप। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य। बहुत बार प्रश्न बना है ये यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस में कि घोड़े की अस्थियां, अस्थिपंजर कहां से मिले थे, तो वो सुरकोटडा से मिले थे सबसे पहले। कलश समाधान का साक्ष्य। और हां, उल्लेखनीय है कि कहीं और घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है पूरे हड़प्पा सभ्यता में। एकमात्र स्थल ऐसा है जहां से मिलता है घोड़े की अस्थिपंजर। अदरवाइज माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं थे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य मिला है। कोई ऐसी बाजार रही होगी जहां पे दुकानें रही होंगी तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य मिलता है। इस तरह से बने रहे होंगे किनारे किनारे से। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर। इसका उत्खनन किसने कराया था? तो एमएस वत्स एवं रंगनाथ राव। एमएस वत्स एवं रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कराया था। प्रमुख साक्ष्य धान की भूसी के साक्ष्य, कच्ची ईंटों का दुर्ग। इसके जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो धान की भूसी मिली है, यहां से ध्यान रखिएगा, रंगपुर से। ये प्रश्न बनता है। और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सूतकांगेडोर, ये एकमात्र स्थल है जो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। प्राकृतिक चट्टान थी, उसी पर इस नगर को विकसित किया गया था, इस स्थल को। यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी से बनी चूड़ियां मिली हैं यहां से। इसका उत्खनन जो था वो आर.एल. स्टाइन ने किया था। यही आर.एल. स्टाइन है जो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था वो जलवायु परिवर्तन से हुआ था। तो यही आर.एल. स्टाइन है, इसका साक्ष्य देते हैं। इन्होंने ही इसका उत्खनन कराया था, सूतकांगेडोर का। हड़प्पा की नगर निर्माण योजना देख लेते हैं। आखिर में कोई नगरीकरण का उद्भव कैसे होता है? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी, वहां पे जब कृषि की उन्नत अवस्था आई तो कृषि के अधिशेष से अन्य गतिविधियां उत्पन्न हुई। सीधी सी बात है कि जब व्यक्ति के पास अन्न की अधिकता होगी, खाने के अलावा उसके पास जब अन्न बचेगा, तो वो उस अन्न का विनिमय करके किसी अन्य व्यक्ति से अन्य उसके उत्पादों को वो हासिल कर सकता है। जैसे कि शिल्पियों के उत्पाद, मनकों के उत्पाद, अन्य वो व्यापारिक गतिविधियों को जन्म देता है जो कृषि का अधिशेष होता है। क्योंकि उसके बिना अगर प्राथमिक जरूरतें ही व्यक्ति की ना पूरी हो पाए, उनके पेट की ही व्यवस्था ना हो पाए, तो वो कैसे अन्य गतिविधियों की तरफ जाएंगे। तो जब कृषि का अधिशेष सरप्लस में हुआ तो व्यापारियों को, शिल्पियों को, उत्पादकों को कृषि अधिशेष कृषक देते थे, बदले में वो उनके उत्पादों और सेवाओं को हासिल करते थे। इस तरह से व्यापार वाणिज्य का विकास शुरू हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास ने नगरों को जन्म दिया। तो कृषि अधिशेष सबसे प्राथमिक अवस्था होती है नगरीकरण के तत्व के रूप में। जैसे शिल्प है, श्रम विभाजन होगा, फिर विशेषीकरण होगा कि कृषक कृषि करेंगे, व्यापारी व्यापार करेंगे, शिल्पी शिल्प का कार्य करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। बढ़ई हैं वो लकड़ी इन सब से वो फर्नीचर का उत्पादन करेंगे। लोहार हैं तो लोहे, इस तरह से विभिन्न वर्ग दिखाई देंगे। वर्ग भी समता भी होगी। व्यापारी वर्ग ज्यादा संपन्न होगा, व्यापार वाणिज्य से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वो प्रभावशाली होगा समाज में। अब अधिशेष के उत्पादन व वितरण हेतु माना जाता है कि कोई पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग रहा होगा। जब इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता थी, कृषि अधिशेष से अन्य गतिविधियां जब स्थापित हुई, तो जरूर उनको मैनेज करने के लिए उसको कोई ना कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ये माना जाता है। और यह अंदाजा लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि वो किसी व्यापारी वर्ग के हाथ में ही रही होगी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। सुव्यवस्थित कर प्रणाली होगी। व्यापार वाणिज्य हेतु परिवहन के साधन, स्थल मार्ग, जल मार्ग, नदियां, समुद्री से लोथल में जो जहाज का बेड़ा मिलता है, जो बंदरगाह था, उससे स्थल और जल मार्ग दोनों से व्यापार वाणिज्य के प्रमाण स्थापित हो रहे हैं। माप तौल की प्रणाली मिलती है, लिपियां मिली हैं, चित्राक्षर थी, हालांकि वो पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इससे बहुत ज्यादा अंदाजा लग नहीं पाया प्रशासन के बारे में। स्मारकीय भवन निर्माण, नगर, मुद्रा अर्थव्यवस्था, ये मुद्रा अर्थव्यवस्था का कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है, पर मोहरें मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि उन मोहरों के माध्यम से व्यापार होता था, क्योंकि बहुत सारी जो मोहरें हैं वो मिस्र, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां से मिली हैं। और ये जो मोहरें होती थी ये सेलखड़ी की बनी होती थी। नगर नियोजन, ये हमने अभी चित्र के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया था किस तरह से होता था। निचला होता था एक भाग, पश्चिमी भाग जो होता था वो ऊंचा होता था। भवन निर्माण पक्की ईंटों से सामान्यतः किया जाता था। कालीबंगा में कच्ची ईंटों से भवन निर्माण मिलता है। कालीबंगा एक ऐसा नगर था जहां पे कच्ची ईंटों से भवन निर्माण हुआ। यह प्रश्न बना है
कि कच्ची ईंटों से भवन कहाँ मिलते हैं, तो कालीबंगा में मिलते हैं। अलंकरण से ज्यादा उपयोगिता पर बल दिया जाता था, सजावट से ज्यादा इस पर ध्यान दिया जाता था कि क्या उपयोगिता है। जैसे नालियां बनी होती थी, प्रॉपर ढकी होती थी, आंगन होते थे, इस तरह से होते थे इनके नगर। 2 मंजिला भवन में मिलते हैं। सीढ़ी के लिए लकड़ी का प्रयोग होता था। मुख्य प्रवेश द्वार मुख्यतः सड़क पर न खुलकर पीछे गलियों में खुलता था, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इनके जो भी प्रवेश द्वार होते थे, मुख्य प्रवेश द्वार, वो सामने सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खोलते थे। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, इस तरह से। जल निकास प्रबंधन, जैसा कि मैंने बताया, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना गया। उस समय जो भी सभ्यताएं मिलती हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मस्तूरियन संस्कृति हो, कहीं भी इतनी उन्नत जल व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी की नालियां इस तरह से ढकी हुई नहीं होती थी। तो एक तरह से जो विदेशी उत्पत्ति का जो सुमेरियन सभ्यता से या मिस्र की सभ्यता से जो विसरण के सिद्धांत के माध्यम से मानते हैं कि मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से ही निकल कर आई है ये सभ्यता, तो उनका खंडन भी इसी से हो जाता है कि वहां का जो जल प्रबंधन था उतना उन्नत नहीं था जितना कि सिंधु सभ्यता का था। कमरों, रसोई घरों, स्नानागारों से जल निकासी का प्रबंधन, नालियों की साफ सफाई के लिए मेन हालों का निर्माण होता था। चनहुदड़ो, इसके जो जल प्रबंधन थे उसमें लकड़ी की नाली का प्रयोग हुआ था, लकड़ी की नाली। पेयजल के स्रोत से दूर नालियों का निर्माण, पानी के वेग को कम करने के लिए सीढ़ीदार नालियों का निर्माण। इनके हड़प्पा वासियों की स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी प्रदर्शन मिलता है इन सबसे, कि वो हाइजीन का कितना ध्यान रखते थे, इन्फेक्शन ना फैले इसलिए नालियां ढक के रखी जाती थी। पेयजल स्रोत नालियों से दूर होते थे। सार्वजनिक व व्यक्तिगत कुएं होते थे पेय के लिए। जल संरक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। धौलावीरा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जैसा कि मैंने बताया, कच्छ में जो क्षेत्र था गुजरात के। जल संरक्षण के लिए एक दूसरे से जुड़े जलाशयों का निर्माण, यह तकनीकी आज भी प्रयोग में लाई जाती है। जलाशयों में जो बारिश के जल को इकट्ठा करके जल संरक्षण किया जाता है, आज भी देखिए ऐसे क्षेत्रों में, बुंदेलखंड जैसे जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पे सरकारें तालाबों का निर्माण करने के लिए बहुत सारे फंड को जारी करती हैं और इसको मुख्य केंद्र में रखा जाता है कि जलाशयों का निर्माण किया जाए जल प्रबंधन के लिए। कच्छ, नदी व झील की अनुपस्थिति, न्यूनतम वर्षा, अतः जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए संरक्षण आवश्यक था। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। नगर निर्माण योजना, जल निकास व जल संरक्षण प्रबंधन आदि से हड़प्पा वासियों के वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान का पता चलता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और देखिए, एक तो इनका जल प्रणाली हो गई, सड़कें समकोण पर काटती थी, बाट माप एक निश्चित अनुपात में होते थे, जलाशय, अन्नागार का निर्माण, ईंटों का जो अनुपात होता था वो 4:2:1 में होता था, जो इनकी ईंटें होती थी। कालीबंगा से यज्ञ वेदी जो मिली है, इससे इनके ज्यामिति का ज्ञान का पता चलता है। मिश्र धातु, इन्होंने कांसा और तांबा मिला के टिन बनाया था। सॉरी, कांसा इन्होंने मिश्र धातु जो बनाई थी वो तांबा और टिन को मिलाकर बनाई थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बैलगाड़ी एवं हल तथा नाव का निर्माण किया था इन्होंने। फसल चक्र के समक्ष मौसम विज्ञान व नक्षत्र विज्ञान की जानकारी भी इनको थी। शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था, ऐसा प्रमाण मिलता है। कालीबंगा और लोथल से मानव खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। जो मानव खोपड़ी मिली है कालीबंगा और लोथल से, उसको देखकर यह लगता है कि जिस तरह से उसमें प्रमाण मिल रहे हैं कि इनको शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। स्वच्छता का जिक्र हो गया, जल संरक्षण का जिक्र हो गया।
अब इनका पतन, इसको लेके इतिहासकारों में बहुत सारे मत हैं। इसको हम इसके अगले उसमें सेशन में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आखिर क्यों हुआ। ये थोड़ा सा अवधारणात्मक भी है, अलग अलग रायों को मिलाकर एक सर्वमान्य राय बनती है, उस पर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।